वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग आज जो हमारा सेक्शन है इस हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक्शन 9 टू सेक्शन 12 ऑनवर्ड्स। बेसिकली ये जो सेक्शंस हैं और जो पार्टनरशिप के जब हम लोग डीड प्रिपेयर करते हैं पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर हम उस डीड में कई राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है हम लोग मेंशन करते हैं कि पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनके राइट्स क्या होंगी, वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो वो सेक्शन जो है पर्टिकुलर सेक्शन 9 टू 12 सेक्शंस हैं जो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4 ही सेक्शन जो है वो डिस्कस कर सकेंगे। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के जो सेक्शन है वो कंप्लीट करेंगे जो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज के रिगार्डिंग होंगे। सेक्शन 9 जो है वो कहता है कि जनरल ड्यूटीज क्या है। ऑब्वियसली जब कोई भी ग्रुप ऑफ पर्संस पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है, टू अर्न प्रॉफिट, टू कंटिन्यू द बिजनेस, टू रन द बिजनेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो वो ग्रुप ऑफ पर्संस है वो अपने वेलफेयर के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वो काम करते हैं। चाहे वो एक काम करे सभी के लिए या सारे काम कर रहे हैं मिलके, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। सेक्शन 9 सिंपल सी बात कर रहा है कि जनरल ड्यूटीज क्या होंगी। जनरल, इट्स नॉर्मल, सभी की होंगी, ये जनरल ड्यूटीज है हमारी। तो जनरल ड्यूटीज क्या पार्टनर की, वहां पे वो लिखा कि सबसे पहली जो ड्यूटी है वो है कि हर पार्टनर एक दूसरे के प्रति जस्ट होगा, फेयर होगा, फेथफुल होगा। ठीक है जी। एज पर द बेरेट लैंग्वेज कंसर्न वहां पे लिखा है दैट ईच पार्टनर मस्ट बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। पहली ड्यूटी है आपका पहला फर्ज है कि आप अपने दिल साफ रखें और दूसरों का साफ भी रखें, मिलके काम करें, जस्ट हो, आप फेथफुल हो एक दूसरे के लिए, फेथफुली आप एक दूसरे के लिए भरोसा रख सके एक दूसरे के लिए। तो जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। सेकेंड क्या है कि बेसिकली जो सेकेंड ड्यूटी है वो है टू रेंडर ट्रू काउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। लॉ कहता है कि जो सेकेंड ड्यूटी है वो आपके वो ट्रू काउंट देना है। आप अपनी जेब में पैसा मत डालते रहो, हमेशा बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा मिला है वो आप दूसरे को भी बताओ कि आज हमें इतना पैसा है, इतना हम लोग पे कर चुके हैं, इतनी हमारी लायबिलिटीज है, इतना हम लोग प्रॉफिट कमा चुके हैं। तो ट्रू इंफॉर्मेशन, ट्रू अकाउंट की इंफॉर्मेशन आप एक दूसरे को दोगे, ये भी आपकी सेकेंड ड्यूटी है। थर्ड ड्यूटी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन आप दूसरे पार्टनर्स को बताओगे जो फर्म को अफेक्ट कर रही है। ऐसी कोई भी बात जो फर्म के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है, you have to disclose that information to other partners। तो वहां पे लिखा है full information of all the things affecting the firm to any partner or to his legal representative, आपको बतानी पड़ेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो चौथी जो है बेसिकली वहां पे वो लिखा है that जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे they are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage। सारे मिलके ये ड्यूटी है, सभी मिलके कॉमन एडवांटेज, जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो सभी इसी एडवांटेज को लेके, इसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए काम करें। ये हमारी 4 ड्यूटीज हैं जो सेक्शन 9 में प्रिस्क्राइब की गई हैं। इसके अलावा आपको कोई समरी की जरूरत नहीं है, इसमें कोई फर्दर डिटेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत नॉर्मल जो हमारी जनरल ड्यूटीज है हमारी सॉरी। देन वी हैव सेक्शन 10, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई। इंडेमनिफाई मींस हमने ऑलरेडी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो सब हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट का, तो वहां पे मैंने आपको इजी पूरा टॉपिक मैंने को समझाया था कि इंडेमनिटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी क्या होता है। तो सेक्शन 10 क्या कह रहा है कि जितने भी पार्टनर्स हैं दे शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस और एनी डैमेज। कह सकते हो किसी भी पार्टनर अगर कोई धोखा दे रहा है, अगर वो फ्रॉड कमिट कर रहा है जिसकी वजह से फर्म को लॉस हुआ है, तो डेफिनेटली आपको बेयर करना पड़ेगा, वो लॉस जो है वो आपको देना पड़ेगा वापस। तो आपको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, फर्म को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। आपकी वजह से अगर फर्म को लॉस होता है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, दिस इज योर ड्यूटी नॉट टू कमिट अ फ्रॉड अगेंस्ट द फर्म। वो फर्म है जो आपने अपने हाथों से तैयार किया, आप उसी फर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर पहुंचाओगे देन यू आर लायबल टू इंडेमनिफाई द फर्म। दिस इज सेक्शन 10। सेक्शन 11 क्या कह रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिटरमाइन करेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे,
तो सेक्शन जो 11 है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे मेन पॉइंट ऑफ व्यू, सब प्री पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट लाइन है वो हमारी स्टार्ट ही ऐसी होती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। दैट मीन्स इस एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं अगर प्रेस्क्राइब की गई है ड्यूटीज, राइट्स स्पेसिफाइड प्रेस्क्राइब किए गए हैं, वो तो होंगे। इसके अलावा वो पार्टीज खुद डिसाइड करेंगे कि उनके अपने राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होनी चाहिए। तो वो जब वो पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करेंगे, वो अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। हमारे एक्स्ट्रा पावर्स ये होंगे, हमारी राइट्स होंगे, हमारी इतनी ड्यूटीज होंगी, क्योंकि जो तो प्रेस्क्राइब किया हुआ है एक्ट में वो तो एक्चुअल में है, वो तो उनकी राइट्स भी और उनकी ड्यूटीज भी हैं जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई एक्ट में। इसके अलावा इट डिपेंड अपॉन द पार्टीज, वो उनके खुद के अधिकार हैं, वो खुद भी अपने राइट्स एंड ड्यूटीज खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो सेक्शन 11 सिंपली सेज subject to the provision of this act, the mutual rights and duties of the partner of a firm may be determined by contract. That means parties जो हैं, पार्टनर्स जो हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, तभी वो डिसाइड कर लेंगे कि हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं। वो आप पे डिपेंड है, आप अपनी ओपनली है, आप अपने जितने मर्जी राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट कर सकते हो। फर्दर एंड सच कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। दिस इज फर्दर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं मेंशन नहीं कर रहा कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटर्न में होना चाहिए। वहां पे हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। तो इट सिंपली सेज कि जो अपने पार्टनर्स ने जो राइट्स एंड जो ड्यूटीज वो जो डिटरमाइन की हैं, खुद तय की हैं, खुद डिसाइड की हैं, वो आप एक्सप्रेस भी लिख सकते हो, मीन्स रिटर्न में भी कर सकते हो, और इम्प्लाइड भी हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है। बट जो राइट्स एंड ड्यूटीज इस एक्ट में प्रेस्क्राइब की गई हैं, वो तो आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं ही हैं। इसके अलावा आप अपने आपके ऊपर डिपेंड है, इट्स योर वॉलंटरी डिस्क्रिशनरी पावर, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 11 क्या कह रहा है, सच कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया है, सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी वैलिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जो हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज हमने डिटरमाइन किए हैं, पार्टीज ने खुद अपनी मर्जी से डिटरमाइन किए हैं, वो आप कॉन्ट्रैक्ट चेंज भी कर सकते हो, उसमें नई राइट्स भी ऐड कर सकते हो, उसको डेट भी कर सकते हो राइट्स को कि हाँ भी ये पुराने राइट्स हैं, ये हमारे खत्म हो गए, नए राइट्स हैं। नई ड्यूटीज आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, पुरानी ड्यूटीज को आप खत्म कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है। तो लिखा हुआ है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वेरी कर सकते हो, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ऑल मीन्स ऑल, एक की भी अगर कंसेंट नहीं हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। तो दैट मीन्स रूल ऑफ मेजोरिटी नहीं मानी जाएगी, यहां पर रूल ऑफ यूनानिमिटी मानी जाएगी। सभी की कंसेंट इज रिक्वायर्ड। इफ यू वांट टू चेंज द कॉन्ट्रैक्ट देन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सेक्शन आ गया हमारा सेक्शन 11 पार्ट 2, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पे लिखा कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर मैं वापस चलाऊं, थोड़ा सा डिस्कस करूं सेक्शन 27 ऑफ द जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वहां पे लिखा कि अगर आप किसी को भी रिस्ट्रेन कर रहे हो काम करने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। वापस चलता मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वहां पर आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया है कि आप के जो फंडामेंटल राइट है कि आप कोई भी काम, प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, बट नॉट इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी लॉ, राइट। तो वो आपकी फ्रीडम है, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन शुरू कर सकते हो। तो लॉ कहता है कि ये अगर फंडामेंटल राइट है, तो सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई भी किसी के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रेन कर रहा है कि भाई आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप ये प्रोफेशन नहीं कर सकते, अगर आप किसी को ट्रेड करने के लिए मना कर रहे हो, रोक रहे हो, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज पर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट व्हाट वी आर डूइंग, द पार्टनरशिप एक्ट। अब सेक्शन 11 क्या कह रहा है? सेक्शन 11 की सब क्लॉज 2 क्या कह रही है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमें नहीं पता क्या लिखा है, उसके बावजूद चाहे जो भी लिखा है सेक्शन 27 में, 27 क्या कह रहा है कि भाई अगर आप किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ये सेक्शन क्या कह रहा है कि ठीक है, जो भी लिखा है उस सेक्शन 27 में, उसके अलावा यहां पर क्या लिखा है, सच कॉन्ट्रैक्ट्स मे प्रोवाइड, मींस यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है
जिसमें पार्टनर को शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लॉ कहता है अगर पार्टनर्स अपने में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमारा ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसके अलावा आप और कोई बिजनेस नहीं कर सकते, तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दैट मीन्स आप उसको रिस्ट्रेन ही कर रहे हो ना दूसरे पार्टनर को इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और खुद भी रिस्ट्रेन हो रहे हो कि हम लोग इस फर्म के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ऑल्दो ये रिस्ट्रेन कर रहा है दूसरे पार्टनर को रिस्ट्रेन कर रहा है कि आप दूसरा काम नहीं कर सकते, बट स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, इसलिए वो वैलिड है। अब यहां पर थोड़ी सी और हम लोग स्टडी करेंगे क्योंकि ये सेक्शन 11(2) है। तो एक सेक्शन हमारे पार्टनरशिप एक्ट में है सेक्शन 36 सब क्लॉज 2। वहां पर लिखा है कि अगर कोई भी पार्टनर सीज टू बी पार्टनर हो गया, किसी की सपोज रिटायरमेंट हो गई, किसी को रिटायर कर दिया, किसी को निकाल दिया, वो गलत काम कर रहा था, वो रिटायर उसको पार्टनरशिप से निकाल दिया, पार्टनरशिप फर्म से निकाल दिया। लॉ कहता है कि द मोमेंट व्हेन ही सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म एट दैट स्टेज you may made a contact with that person, you may restrain that person कि भाई हम ये जो पार्टनर जो हमारी इस फर्म से निकल रहा है वो बाहर जाकर इस फर्म के कंपटीशन के अलावा और कोई बिजनेस नहीं कर सकता। मींस फर्म का बिजनेस वो आप शुरू नहीं कर सकता इस बाउंड्री के रिगार्डिंग विद इन द रेडियस ऑफ द फर्म, विद इन द 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। लॉ कहता है अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म है। तो यहां पर सिंपल सेक्शन 36 की अगर सब क्लॉज 2 देखिए पार्टनरशिप एक्ट की, वो सिर्फ आपको रिस्ट्रेन कर रही है कि जो भी पार्टनर निकलेगा फर्म से आप उसको रिस्ट्रेन कर सकते हो कि आप ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो ये फर्म कंटिन्यू कर रही है। दैट मींस आप रिस्ट्रेन ही कर रहे हो ना, बट स्टिल इट इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 27 की 3 एक्सेप्शन है। एक तो हमारा सेक्शन 11 सब क्लॉज 2, दूसरा हमने डिस्कस किया सेक्शन 36 की सब क्लॉज 2 जो सीज टू बी पार्टनर हो गया। अब तीसरी एक्सेप्शन है हमारी सेक्शन 54 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये फर्म का जो बिजनेस है कोई और पार्टनर नहीं कर सकता कंटिन्यू। जहां हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं ABC, जिसमें वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है ये हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, लेकिन A के अलावा B और C जो है वो इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, कहीं और नहीं स्टार्ट कर सकते, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो लॉ कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है ऑल्दो आप रिस्ट्रेन कर रहे हो। तो दीज 3 एक्सेप्शंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सेक्शन 27 की एक्सेप्शन मानी जाती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 11। अब हमारा सेक्शन 12, वहां पे लिखा है द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कंडक्ट पार्टीज का कंडक्ट, पार्टनर्स का कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस को चलाने के लिए। इट इज नॉट अबाउट द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। फर्म खुद कैसे कंडक्ट करेगी, पार्टनर्स कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो सेक्शन 12 क्या कर रहा है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अलावा इस एक्ट में क्या प्रिस्क्राइब किया वो इंपॉर्टेंट है। एक्ट क्या कह रहा है कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर का ये निजी अधिकार है, ये राइट है, सेल्फ राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन ऑल्दो वी हैव अ नंबर ऑफ एक्सेप्शंस, वो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक स्लीपिंग पार्टनर्स, डोरमेंट पार्टनर्स। ये स्लीपिंग पार्टनर्स जो हैं वो सिर्फ अपना नाम शो करते हैं कि आई एम द पार्टनर, बट वो एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करते बिजनेस में। तो सेक्शन जो 12 है वो फर्स्ट क्लॉज सिर्फ इतनी सी बात कह रही है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है उसको छोड़कर इस एक्ट में क्या किया बोला गया है कि ये एक्ट आपको पावर दे रहा है कि हर पार्टनर का राइट है वो बिजनेस को चलाने के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, ये उसका निजी अधिकार है। Second point, every partner is bound to attend diligently to his duty in the conduct of the business. That means जो हमने सेक्शन 9 में बोला है कि वो जस्ट एंड फेथफुल होगा। लॉ कहता है कि जब भी कोई पार्टनर एक्ट करेगा वो बाउंड होगा कि वो डेलिजेंटली अपनी ड्यूटी को निभाए, अपनी ड्यूटी को पूरा करे। ये हर पार्टनर की ड्यूटी होगी। सी पॉइंट क्या कह रहा है, सी पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहां पर प्री पॉइंट ऑफ व्यू 2 क्वेश्चन आते हैं कि भाई
ऐसा कौन सा सेक्शन है जहां पर रूल ऑफ मेजोरिटी और रूल ऑफ यूनानिमिटी लिखा गया है, बताया गया है? तो वो सेक्शन हमारा 11 है बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 का सी पॉइंट है जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वहां पर बट लिखा है, वर्ड बट, थर्ड लाइन में। बट से पहले वाला जो क्वेश्चन है वो रूल ऑफ मेजोरिटी है। बट से जो नीचे वाले 2 लाइंस हैं वो हमारी है रूल ऑफ यूनानिमिटी की। अब उसको रीड आउट करते हैं बेयर एक्ट लैंग्वेज को। बेयर एक्ट क्या करिए, एनी डिफरेंसेस अराइजिंग एज टू द ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस। लॉ कहते हैं जब हम लोग बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे कई ऑर्डिनरी मैटर्स सामने आते हैं, डिफरेंसेस जहां पर पार्टीज के अलग अलग होते हैं। लॉ कहता है कि उस सिचुएशन को निकलने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहां पर 2 डिसीजन दिए हैं, मतलब एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट, वहां पे बोले दैट डिसाइड द मेजोरिटी वर्ड लिखा है। तो लॉ कहता है जब भी कोई कंट्रोवर्सी मैटर आ जाएगा जहां पर ऑर्डिनरी मैटर्स है, तो बेसिकली ऑर्डिनरी मैटर्स, लेकिन डिफरेंसेस अराइज हो जाएंगे, तो लॉ कहता है कि उसको सॉल्व करने के लिए दैट बिजनेस में बी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स। वो जो मैटर है उसको डिसाइड कौन करेगा, मेजोरिटी। मींस अगर 4 पार्टनर्स हैं तो डेफिनेटली जो 3 पार्टनर्स एक तरफ होंगे, 3:1 की रेशो हो जाएगी, तो वो मेजोरिटी का डिसीजन होगा और वो मान्य होगा, उसको माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस। लॉ कहता है कि अगर आपने नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज करना है तो यहां पर रूल ऑफ मेजोरिटी डिसाइड नहीं कर पाएगी। यहां पर क्या है, रूल ऑफ यूनानिमिटी। एवरी पार्टनर डिसाइड करेगा कि क्या वो बिजनेस को चेंज कर सकता है कि नहीं करेगा। तो अगर आपने नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज करना है तो हर पार्टनर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी मैटर है उसको अगर आपने सॉल्व करना है तो रूल ऑफ मेजोरिटी का डिसीजन है, जो रूल ऑफ मेजोरिटी डिसाइड करेगी वो दूसरे पार्टनर पे बाउंड होगा। तो ये हमारा सेक्शन 12 का सी पॉइंट है जहां पर 2 पॉइंट डिसाइड किए हमने, रूल ऑफ मेजोरिटी एंड रूल ऑफ यूनानिमिटी। डी पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस। मींस हर पार्टनर का ये राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर करके किसी भी अकाउंट को चेक कर सकता है, बुक ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, वो इंस्पेक्शन कर सकता है, किसी भी अकाउंट की, किसी फर्म की, किसी भी बुक की इंस्पेक्शन कर सकता है, और वो फोटो कॉपी भी ले सकता है, उसकी कॉपी भी ले सकता है, ये भी उसका राइट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 12। तो होप कि आपको बेयर एक्ट लैंग्वेज समझ आ चुकी होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ऑल्दो जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है वो इजी समझ आ जाती है क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन सेक्शन जो 12 है उसका जो सी पॉइंट है वहां पर बेसिकली उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, रूल ऑफ मेजोरिटी एंड रूल ऑफ यूनानिमिटी। वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप लिख लो बेयर एक्ट में कि रूल ऑफ मेजोरिटी, जो बट से पहले जो 3 लाइनें हैं वो रूल ऑफ मेजोरिटी के डिसाइड, मीन्स जो ऑर्डिनरी नेचर है कि जो बिजनेस में जो ऑर्डिनरी नेचर की प्रॉब्लम आती है उसको डिसाइड करने के लिए मेजोरिटी का डिसीजन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो देन यू हैव टू डिसाइड द मैटर विद रूल ऑफ यूनानिमिटी। सभी पार्टनर की कंसेंट इज रिक्वायर्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेयर एक्ट लैंग्वेज। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कल हम लोग जो सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 17 तक कवर करेंगे, 18 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा हमारा पोर्शन जो ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग वो खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज़ आप डिस्कस कर लेना। आपकी क्वेरीज जो है वो मैसेज में आप डाल देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। एंड मेक श्योर कि गाइज आप प्लीज सब शेयर करते रहो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, शेयर करते रहो ताकि नंबर ऑफ पर्सन्स बेनिफिट ले सकें। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी।